बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कपल्ड ऑसिलेटर्स, और इस टॉपिक के सिलसिले में हम 2 लेक्चर्स पहले ले चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टडी किया था 2 मैसेज अटैच्ड विद 3 स्प्रिंग्स। उनके दोनों मैसेज की वैल्यूज़ भी डिफरेंट थी, और जो तीनों स्प्रिंग्स थे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी डिफरेंट थे। हमने एक जनरल ओपिनियन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर नंबर 8 में ऐसे ही सिस्टम डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशंस ये थी कि दोनों मैसेज जो हैं वो इक्वल थे, और दोनों जो स्प्रिंग्स थे वो आइडेंटिकल थे, यानी सेम थे। तीनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल थे, और दोनों मैसेज जो अटैच थे वो भी इक्वल थे। आज हम इसी सिलसिले का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें इस लेक्चर में और लेक्चर 8 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैसेज तो दोनों सेम हैं, लेकिन जो 3 हम स्प्रिंग यूज़ करेंगे उनमें जो थर्ड स्प्रिंग है, जो मिडल स्प्रिंग है, जिसने दोनों मैसेज को आपस में अटैच किया हुआ है, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बहुत लो है। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैसेज हैं वो वीकली कपल्ड हैं, उनके आपस में कपलिंग जो है वो वीक है। दोनों मैसेज की आपस में जो अटैचमेंट है वो वीक है। कंपैरेटिवली उनकी जो अटैचमेंट है साइड्स वाल्स के साथ, आगे हम डिस्कस करेंगे तो चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी फिगर्स की हेल्प से। ये टॉपिक भी टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 11 में से हमने लिया है। जिस तरह हमने 7 और 8 टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे टेलर की बुक के चैप्टर 11 से। बाकी अदर जो रेफरेंस बुक्स हैं, टी.एल. चाओ है, ये जी.आर. फॉलेज कैसिडी की बुक्स हैं, या थॉरंटन की बुक्स हैं, उनके ये चैप्टर मैंने मेंशन किए हैं। इनमें से आप वहाँ से रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जो सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो टेलर की बुक में से आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो आपको slider.com वेबसाइट से, वहाँ पे आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 से 5 घंटे टाइम चाहिए होगा। मोस्टली जो हमने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो रिलेशंस यूज़ किए हैं, इक्वेशंस यूज़ किए हैं, वो आप उनसे आप फेमिलियर हो चुके हैं जब लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में। लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था कि 2 इक्वली मैसेज जो हैं वो 3 इक्वल स्प्रिंग्स के साथ अटैच्ड हैं। इक्वल स्प्रिंग से मुराद ये है कि उनके स्प्रिंग कांस्टेंट वो इक्वल हैं, और जो हमें 2 नॉर्मल मोड्स मिले थे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ के करस्पॉन्डिंग, वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे, वो विजुअलाइज थे, उनके अपने ऑसिलेशंस देखी थी वहाँ पे, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल थी। लेकिन अगर नॉन नॉर्मल ऑसिलेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे सिस्टम जिसमें नॉन नॉर्मल ऑसिलेशंस होंगी, यानी पेयर ऑसिलेटर्स के लिए वो यही सिस्टम जो भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वीकली कपल्ड ऑसिलेटर, यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसमें हम ये कंसिडर करेंगे 2 आइडेंटिकल मैसेज हैं, 2 आइडेंटिकल मैसेज के कैरेट्स हैं जिनको हमने अटैच किया हुआ है आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के साथ, वाल्स के साथ। यानी वाल्स के साथ जिन स्प्रिंग्स हमने अटैच किया हुआ है उन दोनों मैसेज को या दोनों कैरेट्स को, तो वो जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, यानी उनका जो फोर्स कांस्टेंट है वो सेम है। लेकिन उनके आपस में जो अटैचमेंट है, जिस स्प्रिंग की हेल्प से
उस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं K2 से, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप फिगर में से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि दोनों मैसेज जो हैं, दोनों कैरेट्स और दोनों कैरेट्स के मैसेज जो हैं वो सेम है, दोनों कैरेट्स का मैसेज सेम है, और दोनों स्प्रिंग्स जो हैं जिनके साथ मैसेज अटैच्ड हैं वाल्स के साथ, उन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या है, वो इक्वल है के। लेकिन वो स्प्रिंग जिससे ये दोनों मैसेज आपस में अटैचमेंट है, ये देखना उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू जो है, ये साइड्स वाले स्प्रिंग्स हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। बाकी इसमें इस सिस्टम के लिए जो मैश मैट्रिक्स है और स्प्रिंग मैट्रिक्स के, ये हम पहले लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में भी स्टडी कर चुके हैं। ये लेक्चर 7 की इक्वेशन नंबर 7.4, वहाँ पे हमने ये रिलेशंस फाइंड किए थे। दोनों मैट्रिक्स जो हैं हमने वहाँ पे मैश मैट्रिक्स और स्प्रिंग मैट्रिक्स वहाँ पे हमने फाइंड की थी। तो मैश मैट्रिक्स वहाँ पे थी M1 और M2, लेकिन यहाँ पे M1 और M2 दोनों के हमको सेम है, लिहाजा हम यहाँ पे M1 और M2 दोनों को M ही पुट करेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट वहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 7.4 में हमने किया था, इक्वेशन नंबर 7.4 में, वहाँ पे ये हम फाइंड कर चुके हैं K + K2 एंड सो ऑन। वहाँ से आप उसे दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी K - ओमेगा² M, आप K मैट्रिक्स और M मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो इजीली आप ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे यहाँ से बिल्कुल इजीली। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस के लिए ये डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 होगा। जब ये हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो ये दोनों में हमारे पास इस सिस्टम के लिए नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज होंगी, ओमेगा 1 √K/m एंड ओमेगा 2 जो है √K + 2K2/m। यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है ओमेगा 1 एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर 8 में वहाँ पे आइडेंटिकल स्प्रिंग्स और इक्वल मैसेज के लिए आपने फाइंड की थी, वहाँ इक्वेशन नंबर L8.3 में। तो आप इसके करस्पॉन्डेंस जो मोशन होगी फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 के लिए, ये फिगर में यहाँ पे आपके सामने है, फिगर 9.2 में, कि जब इस फर्स्ट फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 की करस्पॉन्डेंस ऑसिलेशन होगी तो उस मोशन को हम कहेंगे फर्स्ट मोड। तो इस फर्स्ट मोड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दोनों कैरेट्स की, वो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, x1 और x2, यानी कि एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। न सिर्फ एम्पलीट्यूड इक्वल होगा बल्कि दोनों क्या होंगे, एक ही फेज़ में ऑसिलेट करेंगे, एग्जैक्टली इन फेज़ रहेंगे। यानी जब एक मैस राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा मैस भी राइट साइड की तरफ मूव करेगा विद द सेम एम्पलीट्यूड, और जब एक लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो दूसरा भी लेफ़्ट की तरफ ही मूव करेगा विद द सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी इक्वल रहेगा और दोनों का फेज़ भी सेम रहेगा। तो ये तभी मुमकिन है जब उनका जो मिडल स्प्रिंग है जिसने उन दोनों मैसेज को आपस में अटैच किया हुआ है वो इररेलेवेंट रहे, यानी मिडल स्प्रिंग जो है उसका जो इफ़ेक्ट है दोनों के मोशन पे वो 0 होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो मिडल स्प्रिंग है वो अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ में ही रहेगा ड्यूरिंग द ऑल मोशन। तो ये हमारे पास है फर्स्ट फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 जो आपने वैल्यू फाइंड की है, या आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट मोड आपको मिलेगा
वो इस फॉर्म में होगा। अब आते हैं सेकंड मोड के लिए। ये सेकंड मोड में है, सेकंड मोड में आपने देखा है कि जो ओमेगा की वैल्यू है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के 2 की वैल्यू भी उसमें शामिल है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 2k2/m। इसमें सेकंड स्प्रिंग का जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा, यानी जो दोनों वो स्प्रिंग जिसने दोनों मैसेज को आपस में अटैच किया हुआ है, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, उसका इफ़ेक्ट भी इनकी मोशन पे होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फिगर में देखें तो दोनों मैसेज यहाँ लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में भी हम वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं कि जो दोनों मैसेज हैं उनकी जो मोशन है वो आउट ऑफ फेज होगी, यानी दोनों या तो इनवर्ड मूव करेंगे या आउटवर्ड मूव करेंगे। यानी ये देखें, अगर x1 राइट साइड पे है तो x2 क्या होगा, लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में होगा, यानी x2 इज इक्वल टू क्या होगा, -x1 के। ये डिटेल में आप वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में। तो इसमें अब ये जो मोशन है तभी मुमकिन है जब जो मिडल स्प्रिंग है वो इनकी दोनों मोशन को दोनों मैसेज की मोशन पे उसका इफ़ेक्ट होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों मैसेज की मोशन है वो डिपेंड करती है मिडल स्प्रिंग पर भी। अब यहाँ पे देखिए कि जो K2 की वैल्यू है, हम इससे भी हमने हमारी जो इनिशियल कंडीशंस थी कि जो K2 स्प्रिंग है, ये देखें अगर आप ओमेगा 2 के रिलेशन में देखें K1 + 2 K2, ये जो K2 की वैल्यू है हम ये कह चुके हैं K2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू K के। जब ये हम कह रहे हैं कि K2 की वैल्यू कंपैरेटिवली K के जो आउटर स्प्रिंग्स हैं वो बहुत कम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा 2 जो है वो इसे अगर K2 का पे निगलेक्ट करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रिलेशन में क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ k/m, और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा 1 की। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 इज़ वेरी क्लोज टू ओमेगा 2 के, बिकॉज K2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन K। तो इससे हम फ़ायदा ये उठाते हैं कि हम एक और रिलेशन ले लेते हैं, दोनों के जो एवरेज है वो ले लेते हैं ओमेगा नॉट, दोनों नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, यानी ओमेगा नॉट इज़ द एवरेज ऑफ 2 नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें सिस्टम को समझने में आसानी होगी, जो नॉन नॉर्मल ऑसिलेशंस हैं उनको समझने में आसानी होगी। Since omega 1 and omega 2 are very close to each other, अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि K2 की वैल्यू क्या है, ओमेगा 2 में जो K2 की वैल्यू है वो निगलिजिबल है कंपैरेटिवली K के। सो ओमेगा नॉट इज़ वेरी क्लोज टू आइदर, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा 1 की ऑलमोस्ट इक्वल होगी या ओमेगा 2 की ऑलमोस्ट इक्वल होगी, दोनों की इक्वल होगी कंपैरेटिवली, यानी डिफरेंस जो है वेरी स्मॉल होगा। And for the most purpose we can think of omega we can think of omega naught essentially the same as omega 1 is equal to k square root of k/m। तो ये इनमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में जो स्मॉल डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर हम एप्सिलॉन से शो करें, देन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस एप्सिलॉन एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एप्सिलॉन, वेयर smaller number epsilon is half the difference between two normal frequencies। यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाएगी यहाँ से दोनों नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज के
हाफ डिफरेंस के इक्वल। तो इस तरह टू नॉर्मल मोड्स ऑफ वीकली कपल्ड कैरेट्स कैन नाउ बी रिटर्न एज, एक जिस तरह आप लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में कर चुके हैं, वहाँ पे यहाँ पे आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज़ ये लगाना पड़ेंगी आयोटा ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और जो सेकंड सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा 2 टी के, यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे जो एप्सिलॉन के रिलेशन में है। बोथ ऑफ दीज satisfy the equation of motion for any values of two complex numbers C1 and C2. The sum of these two solutions is also solution of this system. यहाँ पे आपके पास दो कांस्टेंट हैं जो कम्प्लेक्स नंबर्स कांस्टेंट है C1 और C2 इस इक्वेशन में। इन C1 और C2 की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, जब पोजीशन और वेलोसिटीज दोनों कैरेट्स की वो क्या है एट टाइम 0 पे। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनमें जो कॉमन फैक्टर है एक्सपोनेंशियल आयोटा एप्सिलॉन टी, वो आप कॉमन ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा नॉट टी वो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल आयोटा एप्सिलॉन टी इसमें फर्स्ट टर्म में माइनस का है, सेकंड टर्म में प्लस का, ये आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। तो आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आप कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेंगे, देन आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें आपके पास राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, एक ब्रैकेट्स के अंदर है और ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म ब्रैकेट के बाहर है। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स ब्रैकेट के अंदर हैं उनकी डिपेंडेंस देखें एप्सिलॉन पे है, एप्सिलॉन पे भी है और टाइम पे भी, और जो ब्रैकेट से बाहर टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म उसकी जो डिपेंडेंस है वो ओमेगा नॉट और टाइम पे है। तो ये जो इक्वेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन 9.4, इसमें जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रैकेट्स वाली है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 2x1 में, जिसका ऑर्डर है दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, और टाइम्स के अलावा एप्सिलॉन पे भी इसकी डिपेंडेंस है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू क्योंकि स्मॉल है, सो दिस कॉलम मैट्रिक्स जो है ये क्या है, इसमें जो वेरिएशन होगी वो वेरी स्लो होगी कंपेयर टू टर्म जो कि ब्रैकेट से बाहर है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा नॉट टी के। और फॉर एनी शॉर्ट इंटरवल टाइम, अगर टाइम की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, देन जो फर्स्ट फैक्टर है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है हमारे पास, यहाँ पे देखें कि एप्सिलॉन भी स्मॉल है और टाइम इंटरवल भी स्मॉल है, तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी। जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी। जब ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी ये टर्म फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ये टर्म एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन है ZT दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू एक्सपोनेंशियल आउट ओमेगा नॉट टी के। तो आपके पास रिलेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगा ZT इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आउटा ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ए जो है एक कांस्टेंट टर्म है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के। और उस वक्त आप यहाँ पे देखें ये रिलेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो ऑसिलेशंस होंगी दोनों कैरेट्स की वो साइनोसाइडल होंगी, और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी ओमेगा नॉट। लेकिन अगर हम वेट करें ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए, तो जो कांस्टेंट वैल्यू ए है आपके पास उसमें जो वेरिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें जो वेरिएशन वो क्या होगी वेरी स्लो होगी, और फिर दोनों जो कैरेट्स की मोशन है उसमें भी वेरिएशन प्रोड्यूस होगी। किस तरह होगा ये बिहेवियर, अगर हम इक्वेशन नंबर
9.4 को इसमें जो दोनों कांस्टेंट्स हैं C1 और C2, उनको देखते हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी ज़ीरो है, C1 ज़ीरो है या C2 ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन 9.4 में हमें सोल्यूशन मिल रहा है इस सिस्टम का, वो सिंगल नॉर्मल मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ C1 इज इक्वल टू ज़ीरो, द सोल्यूशन इज़ द सेकेंड नॉर्मल मोड। एक दूसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर C1 और C2 दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में उनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल हम उन्हें कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू A/2 के, देन हमारे पास जो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 9.4 में, वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपको ये मिलेगा A/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करें तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एप्सिलॉन टी प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा एप्सिलॉन टी ओवर 2, क्या आपके पास इज इक्वल टू क्या होगा, काज एप्सिलॉन टी। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा साइन एप्सिलॉन टी के। अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों कैरेट्स की जो एक्चुअल मोशन है वो क्या होगी। तो एक्चुअल मोशन के लिए हम जिस तरह पहले लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में स्टडी कर चुके हैं कि एक्चुअल मोशन के लिए जो इक्वेशन आ रही है, इसका जो रियल पार्ट है वो आपको एक्चुअल मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें x1 आपके पास आ जाएगा, ए काज एप्सिलॉन टी काज ओमेगा नॉट टी, यानी रियल पार्ट्स, दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं ये आपको ये रिलेशन, जो डिस्प्लेसमेंट्स x1 क्या है, कैरेट 1 की डिस्प्लेसमेंट है, x2 के कैरेट 2 की डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब मज़ीद इन्हें यहीं से डिस्प्लेसमेंट्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटीज़ मिल जाएंगी। तो इनिशियल कंडीशन पे यानी टाइम t0 पे आपको ये जो पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी दोनों कैरेट्स की जो पोजीशंस हैं और वेलोसिटीज़ वो क्या होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x1 विल बी इक्वल टू a के। आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x1 इज इक्वल टू a के आपका आ जाएगा। और इसी तरह x2 जो है टाइम t0 पे x2 0 हो जाएगा। मज़ीद x1 डॉट जो है यानी कैरेट 1 की जो वेलोसिटी है वो टाइम t0 पे क्या होगी, 0 हो जाएगी, और कैरेट 2 की वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम t0 पे x1 इज इक्वल टू a होगा, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंडीशन पे x1 डॉट x2 और x2 डॉट ये तीनों पैरामीटर्स 0 होंगे। यानी उस वक्त जो सिस्टम में दोनों कैरेट्स की मोशन है वो क्या होगी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कैरेट 1 इज पुल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एम्पलीट्यूड a, क्योंकि x1 इज इक्वल टू क्या है, a के, टू द राइट, एंड रिलीज्ड एट टाइम इज इक्वल टू 0 with carrot 2 remains stationary at its equilibrium position। क्योंकि आप देख लें कि x2 0 है और x2 डॉट भी 0 है। इसका मतलब है कि जब आप उसको पुल करके x1 इज इक्वल टू a पे कैरेट 1 को आप पुल करके रिलीज़ करेंगे तो आपके पास कैरेट 2 जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा। अब मज़ीद हमने उसमें दोनों की डिस्प्लेसमेंट में देखें, आपके पास जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन फैक्टर है, उसमें जो है एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो वेरी वेरी स्मॉल है कंपेयर टू अदर पैरामीटर्स। देन देयर इज़ अ नोटिसेबल इंटरवल, यानी टाइम t जो है वो 0 से लेकर 1/एप्सिलॉन ड्यूरेशन में जो है उसमें वैल्यू उसकी चेंज होगी। इस इंटरवल के लिए आप इक्वेशन 9.6 में देखें, इक्वेशन 9.6
इसमें एप्सिलॉन टी remains essentially unchanged. दैट इज़ यानी एप्सिलॉन की वैल्यू क्योंकि स्मॉल है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, तो कास एप्सिलॉन टी विल बी इक्वल टू 1 के, और साइन एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा 0 के. एंड ड्यूरिंग दिस इनिशियल इंटरवल पोजिशंस ऑफ टू कैरेट्स फ्रॉम इक्वेशन 9.6 वो आप फाइंड कर सकते हैं. x1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए काज ओमेगा नॉट टी, क्योंकि इसमें देखें काज एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 1 के है, और सेकंड में क्योंकि साइन एप्सिलॉन टी 0 है तो सेकंड जो है x2 टी इज इक्वल टू 0 के, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 के. यानी आप कह सकते हैं कि इनिशियली कैरेट 1 वो ऑसिलेट करेगा विद एम्पलीट्यूड ए के और फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के, जबकि कैरेट 2 जो है वो स्टेशनरी ही रहेगा. अब ये सिचुएशन आपके सामने है. अब हम इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं. एज कैरेट 1 बिगिंस टू मूव, जो ही कैरेट 1 जब मूव करना शुरू कर देगा तो जो इसका इफ़ेक्ट है मिडल स्प्रिंग पे वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी उससे हल्का सा स्प्रिंग जो मिडल स्प्रिंग है उसे बेंड करना स्टार्ट कर देगा, यानी इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगा, उसमें भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी और उस पर पुश पुल इफ़ेक्ट जो है वो होगा. स्प्रिंग मिडल स्प्रिंग पर जब कैरेट 1 की मोशन का इफेक्ट होगा तो मिडल स्प्रिंग जो है कैरेट 2 को भी इफेक्ट करेगा, जो कि पहले क्या था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, स्टेशनरी था. तो स्प्रिंग जो कैरेट 1 का इफेक्ट है मिडल स्प्रिंग पर वो इफेक्ट ट्रांसफ़र होगा कैरेट 2 पर, ये पुश पुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. बेशक ये जो फोर्स होगी मिडल स्प्रिंग पे वो इनिशियली क्या है वीक है, लेकिन एक कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो कैरेट 2 है उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी. हम देखते हैं कि क्वेश्चन 9.6 में आपने देखा है कि जो साइन ओमेगा टी फैक्टर है, जब ये साइन एप्सिलॉन टी इनिशियली क्या था 0 पे था, लेकिन जो ही इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये 0 से इंक्रीज़ होते होते ये भी नोटिसेबल हो जाएगा पैरामीटर. तो कैरेट 2 जो है वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, और जो साइन एप्सिलॉन टी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और ग्रो करेगा टुवर्ड्स 1, तो उसी के अकॉर्डिंगली काज एप्सिलॉन टी जो x1 में है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, एज इट हैज़ टू डू टू कीप द टोटल एनर्जी ऑफ द टू ऑसिलेटिंग कैरेट्स कांस्टेंट. यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए ये ज़रूरी होगा अगर एक कैरेट की ऑसिलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे कैरेट की ऑसिलेशन डिक्रीज़ होगी. और आखिरकार जब आपके पास टाइम जो है π/2 टाइम्स एप्सिलॉन हो जाएगा, π/2 एप्सिलॉन, तो साइन एप्सिलॉन टी वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा और काज एप्सिलॉन टी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. देन आपके पास दोनों कैरेट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी x1 t इज इक्वल टू 0 और x2 t इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी. यानी आप कह सकते हैं कि कैरेट 1 की जो ऑसिलेशन है उसकी जो एम्पलीट्यूड उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और कैरेट 2 की जो है ऑसिलेशन या मोशन के एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम होगा. और ये सिलसिला कंटिन्यूस रहेगा. देख लें कि कैरेट 2 इज ऑसिलेट एट इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड कैरेट 1 नॉट एट ऑल, यानी कैरेट 1 जो है उस वक्त वो स्टेशनरी कंडीशन में होगा.
अब फिर इसके बाद प्रोसेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब कैरेट 2 जो है, कैरेट 1 जब रेस्ट पे है तब कैरेट 2 जो है मिडल स्प्रिंग के ज़रिए कैरेट 1 पे पुश पुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब कैरेट 1 में ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह पहले हुआ था कि कैरेट 1 ऑसिलेट कर रहा था तो उसने मिडल स्प्रिंग के ज़रिए पुश पुल इफेक्ट डाला था कैरेट 2 पे और उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई थी। अब यही प्रोसेस अपोजिट होगा। अब कैरेट 1 जो है मिडल स्प्रिंग के ज़रिए इफेक्ट करेगा कैरेट 2 जो है मिडल स्प्रिंग के ज़रिए इफेक्ट करेगा कैरेट 1 को और उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर साथ ही जो है कैरेट 2 की मोशन वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और एट लास्ट वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये जो है टू एंड फ्रो मोशन जो है दोनों कैरेट्स की, ये कंटिन्यूस रहेगी, ये कंटिन्यूस रहेगी फॉर एवर। तब तक कंटिन्यूस रहेगी जब तक जो है जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं वो उसमें वो ज़ीरो नहीं रहती हैं। यहाँ पे हम उन्हें इग्नोर कर रहे थे, अभी तक हमने उन्हें कंसिडर नहीं किया, लेकिन जब वो तमाम एनर्जी को रिमूव कर देती हैं डिसिपेटिव फोर्सेस, तब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ये बड़ा अच्छी इस फिगर में डिटेल में शो किया गया है दोनों कैरेट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी x1 और x2। ये फिगर जो आपने वहाँ पे इक्वेशन नंबर 9.6 में वहाँ पे देखी थी, x1 और x2 की दोनों कैरेट्स की मोशन जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये देखिए टू एंड फ्रो मोशन, जब x1 जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है a पे, कैरेट 2 का डिस्प्लेसमेंट उस वक्त हमारे पास क्या है, 0 है। ये देखना इस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है a और कैरेट 2 का एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे 0 है। और जब कैरेट 2 की जो है ऑसिलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसकी मोशन इंक्रीज़ हो रही है, तो कैरेट 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि मिडल स्प्रिंग के थ्रू कैरेट 1 जो है वो इफ़ेक्ट करता है कैरेट 2 को, उसमें मोशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसकी अपनी मोशन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ताकि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। और जब कैरेट 2 का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, एट दैट टाइम कैरेट 1 का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम है। तो इस टाइम कैरेट 2 जो है मिडल स्प्रिंग के थ्रू कैरेट 1 में मोशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और अब कैरेट 1 में जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और कैरेट 2 का जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। जब कैरेट 2 का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, यानी वो स्टेशनरी कंडीशन में चला जाता है, एट दैट टाइम कैरेट 1 में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जिससे आप फैमिलियर है, साउंड वेव्स में आपने वहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ये बीट्स फिनोमेना है जो कि सुपर पोजिशन है टू वेव्स की, साउंड वेव्स की, विद नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज के। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना आप इससे अच्छी तरह फैमिलियर है वहाँ पे बीट्स की। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक वाइंड अप होता है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स के चैप्टर 11 में से। क्लासिकल मैकेनिक्स जो टेलर की बुक है उसके चैप्टर 11 में से, और इसमें असाइनमेंट के तौर पे वो 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में से 11, 11.3, 11.4, 11.5 एंड 11.6। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं slater.com की वेबसाइट से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।